जय हिंद दोस्तों। चलिए आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। जी हाँ दोस्तों, 8वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और जो खुशखबरी आपको मिला है कि मैथ और रीजनिंग का क्लास भी पैरेलल में चल रहा है और हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा किया जा रहा है। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा ये तैयारी करवाई जा रही है। तो बिल्कुल देर किए बिना आप क्या करिए, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो एक्सपर्ट टीचर है वो जो अपना नॉलेज दे रहे हैं, आपकी सफलता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें शामिल हो जाइए। और यह बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। 10,000 से ऊपर का सीट है, 10,000 से ऊपर का सीट है, जिसमें से एक सीट, मात्र एक सीट आपको चाहिए। एक पोजीशन आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो जुड़ जाइए ज्ञानतु के टीम के साथ और प्रैक्टिस शुरू करिए, अपना प्रयास शुरू करिए और सफलता में 4 चांद लगाइए। क्या करिए, माहौल धुआं धुआं कर दीजिए। क्या करना है, माहौल धुआं धुआं करना है और एक ही सीट लाना है। कितना सीट लाना है, बस एक सीट आपको सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा आंसर है कि बिहार में डालमिया नगर किस लिए फेमस है। तो डालमिया का क्या आता है, बिहार में डालमिया का क्या आता है, डालमिया का सीमेंट आता है। तो जब सीमेंट आता है तो ऑब्वियस सी बात, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस हो गया, तो सीमेंट के लिए फेमस हो गया। किसके लिए फेमस हो गया, सीमेंट के लिए। तो कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, डालमिया, और उसी से रिलेटेड क्या है, डालमिया नगर बना हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं, बिहार में कितना एरिया में क्या है, वन है। वन के बारे में बात हो रही है कि कितने एरिया में क्या है। चलिए, कितने एरिया में क्या है, वन क्षेत्र है। 2,812, 3,612 या 2,461 या 2,612, कौन से एरिया में, कितना एरिया जो है बिहार का जो एरिया है उसमें क्या है, जंगल है। तो यह जो रिपोर्ट है, यह जो रिपोर्ट है वह अविभाजित भारत, अविभाजित बिहार का है। तो अविभाजित बिहार का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 17% एरिया पे, कुल कितने प्रतिशत एरिया पे, 17% एरिया पे क्या है, वन था। कितना, 17% एरिया पे, 17% एरिया पे क्या है, पूरा का पूरा जंगल था। अविभाजित बिहार की बात हो रही है। 29.48 लाख हेक्टेयर, 29.14 लाख हेक्टेयर एरिया पे, लाख हेक्टेयर एरिया पे क्या था, वन का था। तो अभी जो नया रिपोर्ट आएगा उसमें तो कम जाएगा। तो अभी के हिसाब से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2,612, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिहार में जब वन की बात करेंगे, जंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी नंबर 2612 हो जाएगा। क्या याद रखना है, कौन सा नंबर याद रखना है, 2612। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सा ऐसा झील है जो बिहार में स्थित है। तो बहुत सारा झील है बिहार में, ठीक है। तो उसमें से बताना है कि अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या फिर कामा झील। कामा झील, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन आता है वो कांवर झील से आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, कांवर झील से आएगा। लेकिन चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम झील। करेक्ट आंसर क्या हो गया, अनुपम झील। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो वह उस राइटर का नाम बताना है जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। वह उस राइटर का नाम बताना है जो किससे जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य से। और क्या बता रहे हैं, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नाम यानी उपनाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को बताया है। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की व्याख्या की है, उसके बारे में उनको हाईलाइट किया है। वैसे राइटर, वैसे लेखक का नाम बताना है जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और इनका नाम है, क्या नाम हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद
मुनीष जो थे वह बिहार के हिंदी साहित्य के लेखक में इनका नाम लिया जाता है। बिहार के हिंदी साहित्य के लेखकों में से एक है और उसकी क्या है कि उन्होंने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों से लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। और इसी से चंपारण आंदोलन भी एक जुड़ा हुआ है। तिनकटिया प्रणाली नील की जो खेती करवाई जा रही थी उससे भी जुड़ा हुआ इनका नाम है। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन बहुत सारा बनकर के आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन यह भी है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? यानी किनके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जेके गोखले, श्री दीप नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह, सुगनेंद्र नाथ बनर्जी? तो सबसे पहले आपका जैसे ही कांग्रेस का नाम आता है तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आता है श्री कृष्ण सिंह का, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। लेकिन यहां पे वह बात नहीं है, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर दूसरा है। तो दूसरा क्या है? दीप नारायण सिंह। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर, दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में दूसरी प्रांतीय कांग्रेस का क्या किया गया था? अधिवेशन किया गया था। बिहार में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। चलिए, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके योगदान के बारे में भी आपको पता होगा। तो क्वेश्चन कुछ बहुत 1857 के बाद का जो मॉडर्न हिस्ट्री है भारतीय आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे? देखने के लिए मिलेंगे परीक्षा में। तो जी हां दोस्तों, ब्रशअप करना है क्या चीज का? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए? आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? चलिए आप देखिए, क्वेश्चन कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि 27वां अधिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बिहार का एसएससी एग्जाम हो रहा है, यानी बिहार सरकार लेगी। अब बिहार सरकार लेगी तो बिहार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हिस्ट्री से रिलेट करके बिहार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे रिलेट करके? हिस्ट्री से रिलेट करके, ज्योग्राफी से रिलेट करके, पॉलिटी से रिलेट करके क्या किया जाएगा? जनरल नॉलेज में, आपका सामान्य ज्ञान में आपको क्या किया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो हिस्ट्री से भी होगा और बिहार से भी संबंधित होगा। तो चलिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन की बात हो रही है? तो 27वां अधिवेशन। कौन से अधिवेशन की बात हो रही है? 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। चलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। तो और कब हुआ था? 1912 में। 1912 में हुआ था पटना के बांकीपुर पटना में। तो दोनों ऑप्शन है आपका, बांकीपुर भी आ गया और पटना भी आ गया। तो चलिए क्या हो गया? बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। तो देख लीजिएगा जैसा ऑप्शन रहेगा, अगर पटना है और बांकीपुर भी दिया हुआ तो बांकीपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और सिर्फ पटना होगा तो सिर्फ पटना ही सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए उसके पहले क्वेश्चन मिस कर रहे थे। तेल नदी किसकी? तेल नदी। नदी का भी नाम कैसा है? तो तेल नदी है। तो कैसा नदी है? तेल नदी है। और तेल नदी किसकी उप नदी है? क्या पूछ रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी मतलब क्या होता है? जो उसको उसमें जाकर के मिल जाती है और अपना अस्तित्व क्या करती है? खो देती है। अब जब अस्तित्व खो देती है तो छोटी नदी होती है जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी आकृतियां भी बनाती है। तो ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएगा कि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है। तो ये सारा चीज क्या करना है आपको? वहां भी आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा कि सबसे बड़ी नदी कौन है, छोटी नदी। चलिए वो सब भी हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, स्लोली कवर करेंगे। लेकिन यह सारा क्वेश्चन आपके बेस को क्या करने के लिए? मजबूत बनाने के लिए है। जी हां दोस्तों, एकदम जुड़े रहिए, ज्ञानों के साथ जुड़े रहिए। यहां की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ आपके सफलता के लिए लगी हुई है और आप जब सफल होंगे तो हम लोगों का भी क्या होगा? हौसला बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, और जरूर मिलिए रीजनिंग के क्लास के टीचर से। रीजनिंग के बहुत ही बढ़िया टीचर है, मैथ के बहुत बेहतरीन
टीचर हैं जो हमारे ज्ञानतू चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हुए हैं और अपना कीमती समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या कर रहे हैं, निकाल करके दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़िए और सफलता को हासिल करिए, समय बहुत ही कम है। चलिए आगे देखते हैं। तेल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की उपनदी है या महानदी की सहायक नदी है और सुवर्णपुरम में मिल जाती है। कहां मिलती है? सुवर्णपुरम में जाकर के महानदी में मिल जाती है, सुवर्णपुर में, सुवर्णपुर में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, बादनारायण, जनक या यज्ञकल। भागवत धर्म के प्रवर्तक, भागवत धर्म के प्रवर्तक, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर होगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक होंगे कृष्ण। कृष्ण जो थे वह जो यदुवंशी थे या जो कहते हैं कि वासुदेव के पुत्र हैं या वासुदेव भी कहा जाता है, वही भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक की बात होगी तो कृष्ण का नाम लिया जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि दिन और रात जो होगा वह किसके कारण होता है। तो दिन और रात कैसे होता है? दिन बदलता है, रात भी बदलता है। तो एक दिन में बदलता है, 2 दिन में बदलता है, 6 माह में बदलता है कि साल भर में बदलता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी कैसे घूमता है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करते रहती है। और यह घूर्णन कैसे होता है? तो यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। और पश्चिम से किस दिशा में होता है? पूर्व की दिशा में होता है यह जो घूर्णन होता है। तो यह घूर्णन जो होता है वह कैसा घूर्णन हो रहा है? दिन और रात। पृथ्वी अपने एक्सिस की बात कर रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है? अपने ध्रुव, अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने आप में घूम रही है, उसकी बात हो रही है, ना कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो अपने एक्सिस पे जो घूम रही है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। और कहां से कहां जाता है? पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूमता है, परिभ्रमण करता है और इसी के कारण क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? दैनिक गति के कारण, अपने डेली जो घूर्णन हो रहा है, अपने दैनिक गति के कारण। तो यही जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए, दैनिक गति के कारण। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। भारत भारतीयों के लिए, भारत किसके लिए हो गया? इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। चलिए इंडिया वर्ड्स को क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे यहां पे भी क्वेश्चन है, यहां पे भी क्या हो रहा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जहां पे क्या है? डिस्कशन क्या चल रहा है कि भारत का नाम इंडिया रहेगा, इंडिया का नाम भारत रहेगा। तो उस डिस्कशन में नहीं फंसना है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड, उससे संभावित जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें जरूर फंसना है, उसमें जरूर फंसाएगा। फंसाया क्या जाएगा कि चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए, किसके लिए? भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। उसका नारा किस संस्था ने दिया था? चलिए किसने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अन्य। कौन सा होगा? भारत भारतीयों के लिए। यह नारा बहुत ही पॉपुलर नारा है, आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो अब से आप क्या करिए? याद रखिए। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य संस्था ने दिया था। और आर्य संस्था के संस्थापक कौन है? यह भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, यह आर्य समाज के द्वारा दिया गया है और आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में लिया गया था। हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में क्या हुआ था? डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था हिंदू सुधारवादी आंदोलन का। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह जो आंदोलन था आर्य समाज का संस्था का जो स्थापना किया गया, आर्य समाज की संस्था का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में किया गया। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया वह आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। चलिए 2-3 क्वेश्चन बन गया, 2-3 क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां स्थित है? रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS। देखिएगा कि रिमोट संस्थान, रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां स्थित है। तो समझिएगा कि आपको तो बेहतरीन पता होगा, आपको तो बहुत अच्छे तरह से सारे संस्थान के बारे में पता होगा, जैसे कि किसका मुख्यालय कहां है, कौन सा ऑफिस का काम क्या है, ठीक है, और
जो जो कुछ कुछ उसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें जो है करंट अफेयर्स में अगर कोई चेंजेस हुआ है, जैसे किसी का मुख्यालय बदला हो या किसी के अध्यक्ष बदले हो, तो वह सब करंट अफेयर्स में आएगा और उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए यह सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यह माइंड में रखना है कि 10,000 से ऊपर का सीट है, 10,000 से ऊपर की वैकेंसी है और यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आई। तो आप चाहिएगा कि कोई भी क्वेश्चन क्या हो, छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपको एक सीट जो है सुनिश्चित करना है, क्या करना, एश्योर्ड करना है, ठीक है, एकदम लॉक कर देना है एक सीट पे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम नहीं छोड़ना है, उसको चाहे आपको रटना पड़े, चाहे क्या करना पड़े, जो भी करना पड़े आप करिए। और हमारी टीम जो है आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए और हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, वह गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, वो वीडियो बनाएगी, उस पर आपको क्लियर किया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, डाउट सेशन रहेगा। और कुछ ही दिनों में हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासेस लेकर के भी आएंगे। लाइव क्लासेस में आपसे और हमारा इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होगा और हम लोग क्या करेंगे, एकदम फ्रेंडली वे में आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, पूरा पकड़ करके तैयारी करेंगे और इलाका धुआं धुआं कर देंगे। चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहां है, देहरादून में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या नागपुर में, कहां है, तो देहरादून में। देहरादून में है, क्या क्या चीज है, देहरादून में रिमोट सेंसिंग संस्थान है। और जब रिमोट सेंसिंग संस्थान है तो उसमें क्या होगा कि ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातकोत्तर लेवल की क्या होती है, पढ़ाई होती है। और भू सूचना विज्ञान का भी पढ़ाई होता है, भू सूचना विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों की भी पढ़ाई होती है। भू सूचना विभाग विज्ञान और रिमोट सेंसिंग तकनीक ये सब इंटरलिंक्ड है और उसकी पढ़ाई होती है कहां, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान में। और उसका मुख्यालय वो कहां स्थित है, तो देहरादून में। कैमरा में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल समतल दर्पण। सबसे पहले देखिए कैमरा है, कैमरा का लेंस होता है, ये तो पक्का है, सबको पता है। कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है और लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, डायरेक्ट आंसर है। चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरा में। भारत में अस्थाई बंदोबस्त, भारत में अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त का योजना जो है यह क्या है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो इंप्लीमेंट की गई थी वह कहां कहां किया गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास, ये सब एरिया है जहां पे अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन था, जॉन सोर था, सन जॉन लॉरेंस था या हेक्टर मुनरो था, कौन था, जॉन सोर। जॉन सोर जो है अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था लेकर के आया था, जॉन सोर अस्थाई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष को शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जब है बात, प्रोजेक्ट टाइगर की बात जब हो रही है तो टाइगर के संरक्षण के लिए सबसे पहला बात हो रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात हो रही तो टाइगर आया, उसका संरक्षण ही करेंगे। और क्या करेंगे, संरक्षण करने के लिए क्या किया गया, एक बाघ कार्यक्रम, संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया गया। क्या चीज का शुरुआत किया गया, बाघ को संरक्षित करने का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अब सोचिए कि बाघ इतना हिंसक है और वह क्या करता है, मनुष्यों के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में क्या है कि बहुत सारे चीता को क्या किया गया था, मंगाया गया था बाहर से और उसको भी हाईलाइट किया गया था। तो वह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से आने के लिए ज्यादा संभावित है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमारे आज के डिस्कशन में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया और जब प्रोजेक्ट टाइगर है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले बाघ संरक्षण का कार्यक्रम बंगाल में शुरू किया गया था और तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ही उस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया था। चलिए समझ रहे हैं। और हां, यह जो डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब क्या पढ़ेंगे, जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इको जो पिरामिड का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे उसमें क्या जरूरी है कि हर एक जीव जंतु का अपना योगदान है एक बैलेंस बनाने के लिए, इकोलॉजी के बैलेंस को बनाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को, जिसको आप बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसको बैलेंस बनाने के लिए यह जो है सारे जीव जंतुओं को रखना बहुत ही जरूरी है। जिसमें आप देखते होंगे कि एक चूहा घास खाता है, इसके ऊपर फिर एक दूसरा एनिमल, दूसरा के ऊपर तीसरा एनिमल, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी एक जीव या जंतु का क्या होता है,
उस इकोलॉजी या फूड चेन से बाहर होते हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। उस फूड चेन से अगर बाहर होते हैं तो बैलेंस क्या बिगड़ता है, पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हर एक जीव और जंतु को क्या करना है, बचाना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। तो इसी कड़ी में 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाला पहले भारतीय बजट वाहक कौन है? समझिएगा, सबसे बढ़िया बात यहां पे आया है, बहुत अच्छा बात है कि IATA की बात हो रही है। IATA क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? IATA, समझे? IATA ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जितने भी एयरलाइंस कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जितने भी एयरलाइंस कंपनी है, उसको क्या करता है, यह मानक प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ अगर आप IATA का मेंबर हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोड शेयरिंग कर सकते हैं। कोड शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको क्या करना है, यहां से विदेश के लिए उड़ान भरना है, किसी भी एयरक्राफ्ट को या एयरलाइंस को विदेश के उड़ान भरना है, तो क्या करते हैं ये लोग अलायंस करते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ। जैसे भारत में अगर इंडिगो है या क्या है, स्पाइस जेट है, वह क्या कर रहा है, उसको USA जाना है, तो क्या करेगा, यहां से वो मान लो परमिशन मिल गया उनको, कहां तक जाने का, लंदन तक जाने का। लेकिन लंदन से जो फ्लाइट अमेरिका जा रही है उसके साथ क्या करेगी, वो दूसरे एयरलाइंस की फ्लाइट है, उसके साथ क्या करेगा, कोड शेयर करेगा। और कोड शेयर जब करेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फ्लाइट सिर्फ यहां से लंदन के लिए जा रही है, लेकिन बुक क्या करेगा, यहां से अमेरिका तक के लिए बुक करेगा। यानी आप यहां से स्पाइस जेट को पकड़िए और कहां उतरिए, लंदन उतरिए, और लंदन से दूसरी फ्लाइट पकड़िए और कहां चले जाइए, USA चले जाइए। तो बजट भी बच रहा है और चीप में क्या हो जा रहा है, यात्रा भी हो जा रहा है। तो IATA क्या करता है, कोड शेयरिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी गाइडलाइंस होते हैं वह इसी के द्वारा क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है, और इसी के द्वारा रेगुलेशन बनाया जाता है। किसके द्वारा, IATA के द्वारा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो है मेंबर बना है इंडिया से स्पाइस जेट। स्पाइस जेट क्या बना है, इंडिया से स्पाइस जेट ही इसका क्या मिला है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाला पहला बजट वाहक, पहला भारतीय एयरक्राफ्ट जो है या एयरलाइंस जो है वह स्पाइस जेट बना है। और यह बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, इसमें होने का मतलब बहुत ही ज्यादा कारगर है, ताकि यह इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं। और साथ ही साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको उनके क्लासेस का भरपूर फायदा उठाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।